बोलते झरने की परीक्षा। रक्षक झाड़ियों द्वारा बताए गए रास्ते पर चलते हुए माया, आर्यन और मिट्ठू नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगे। यहाँ की घास मखमल जैसी नरम थी और हर कदम पर उसमें से अलग अलग संगीत की धुनें निकल रही थीं। लेकिन माया का ध्यान केवल अपनी मंजिल पर था। इंद्रधनुषी नदी का रहस्य। नदी का पानी लगातार रंग बदल रहा था। कभी वह गहरा लाल हो जाता तो कभी चमकीला हरा। आर्यन ने पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि मिट्ठू जोर से चिल्लाया, झर झर, दूर रहो। माया ने गौर से देखा। पानी के अंदर छोटी छोटी मछलियां तैर रही थीं, जिनके पंख पक्षियों की तरह थे। वे मछलियां गा रही थीं। उनकी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई मीठी नींद में सुला रहा हो। आर्यन, यह सम्मोहन है, माया ने अपने कान बंद करते हुए कहा। यह पानी हमें सुलाने की कोशिश कर रहा है। हमें बिना रुके बोलते झरने तक पहुंचना होगा। झरने का सामना। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक विशाल जलप्रपात, वाटरफॉल, दिखाई दिया। यह कोई साधारण झरना नहीं था। गिरने वाला पानी हवा में ही रुक जाता और फिर ऊपर की ओर बहने लगता। झरने के ठीक ऊपर बादलों का एक छोटा सा घेरा था, जिससे लगातार हंसी की आवाजें आ रही थीं। जैसे ही वे झरने के सामने खड़े हुए, पानी ने एक विशाल चेहरे का आकार ले लिया। यह चेहरा किसी बूढ़े बुद्धिमान व्यक्ति जैसा था। स्वागत है साहसी बच्चों, झरने का स्वर पानी की गूंज जैसा था। तुम उस जंगल में आए हो जहाँ समय थमा हुआ है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी, आत्मा की सच्चाई। झरने ने कहा, इस पानी के पर्दे के पीछे सच्चाई का दर्पण है। जो उसमें अपनी असली सूरत देख पाएगा वही आगे जाएगा। क्या तुम तैयार हो? माया ने सिर हिलाया। वह सबसे पहले आगे बढ़ी। जैसे ही वह झरने के पानी के पास पहुंची, पानी ने उसे रास्ता दे दिया। अंदर एक विशाल गुफा थी, जिसकी दीवारें आईने की तरह चमक रही थीं। माया ने आईने में देखा। उसे अपनी तस्वीर नहीं दिखी, बल्कि उसे वह दिन याद आया जब उसने अपनी माँ से झूठ बोला था। उसे अपने अंदर की छोटी सी बेईमानी और डर भी दिखाई दिया, लेकिन फिर उसे अपनी बहादुरी और दादाजी के प्रति प्यार भी दिखा। माया ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और आईने के सामने सिर झुका लिया। अचानक एक तेज रोशनी हुई और आईने से एक छोटा सा नीले रंग का पत्थर, क्रिस्टल, निकलकर माया के हाथ में आ गिरा। आर्यन की बारी। जब आर्यन अंदर गया तो वह डर से कांप रहा था। उसे लगा कि आईना उसे डराएगा, लेकिन आईने ने उसे दिखाया कि वह असल में कितना बहादुर है। बस उसे खुद पर यकीन करने की जरूरत है। आर्यन को भी एक पीले रंग का पत्थर मिला। काली छाया का पहला हमला। जैसे ही वे झरने से बाहर आए, अचानक आसमान काला पड़ गया। चारों तरफ से तेज ठंडी हवाएं चलने लगीं। पेड़ों का संगीत डरावनी चीखों में बदल गया। वह आ रही है। मिट्ठू डर के मारे माया के बालों में छिप गया। जंगल के बीचों बीच से एक काला धुआं उठा और उसने एक बिना चेहरे वाले साए का रूप ले लिया। यह वही काली छाया थी जिसके बारे में रक्षक ने चेतावनी दी थी। नक्शा मुझे दे दो। छाया की आवाज ऐसी थी जैसे हजारों सूखे पत्ते एक साथ रगड़ रहे हों। यह जादुई दुनिया अब मेरी है। माया ने निडर होकर अपना नीला पत्थर ऊपर उठाया। पत्थर से एक तेज नीली किरण निकली, जिसने उस अंधेरे को थोड़ी देर के लिए पीछे धकेल दिया। भागो आर्यन, हमें उस सुनहरे बरगद तक पहुंचना है जो इस जंगल का दिल है, माया चिल्लाई। दोनों बच्चे और मिट्ठू घने जंगल की ओर भागे, जबकि उनके पीछे वह काली छाया एक विशाल नाग की तरह रेंग रही थी। सुनहरे बरगद की पुकार और काला जाल। काली छाया उनके पीछे किसी शिकारी की तरह लगी थी। माया और आर्यन झाड़ियों को चीरते हुए भाग रहे थे। जंगल अब और भी डरावना हो गया था। पेड़ अपनी टहनियां नीचे झुका रहे थे ताकि उनके पैर उलझ सके। काली छाया का जाल। अचानक जमीन से काले रंग की लिक्विड, द्रव जैसी चीज निकलने लगी। आर्यन का पैर उसमें फंस गया। माया, मेरा पैर पत्थर जैसा भारी होता जा रहा है, आर्यन चिल्लाया। माया ने मुड़कर देखा। वह काला द्रव आर्यन के घुटनों तक आ गया था। वह कोई साधारण कीचड़ नहीं था, बल्कि वह भूलने की स्याही थी। जो इसमें फंस जाता वह अपनी पहचान और अपनी मंजिल भूल जाता। माया ने अपनी जेब से वह नीला क्रिस्टल निकाला जो उसे बोलते झरने से मिला था। उसने उसे जोर से रगड़ा। क्रिस्टल से निकलने वाली रोशनी ने उस काली स्याही को जला दिया और आर्यन आजाद हो गया। रुकना मत, माया ने आर्यन का हाथ पकड़ा। हमें उस रोशनी की तरफ जाना है। सुनहरे बरगद का दर्शन।
जंगल के ठीक बीचों बीच एक विशाल मैदान था। वहाँ एक ऐसा पेड़ खड़ा था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उसकी जड़ें शुद्ध सोने की तरह चमक रही थीं और उसके पत्तों से छोटे छोटे तारे झड़ रहे थे। यह सुनहरा बरगद था, मायावी जंगल की आत्मा। जैसे ही वे बरगद की छाया में पहुँचे, वह काली छाया एक अदृश्य दीवार से टकराकर पीछे हट गई। तुम यहाँ सुरक्षित नहीं रहोगे, छाया की आवाज गूंजी और वह धुएं में गायब हो गई। एक पुरानी परछाई। बरगद के तने के पास एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल माया जैसी थीं। दादाजी, माया की आवाज लड़खड़ा गई। वह बूढ़ा आदमी धीरे से मुस्कुराया। मैं जानता था कि तुम आओगी, माया। तुम्हारी बहादुरी की गूंज इस जंगल के पत्तों ने मुझे बहुत पहले सुना दी थी। यह वाकई माया के दादाजी विक्रम सिंह थे। वे पिछले कई सालों से इस पेड़ की रक्षा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वह काली छाया और कोई नहीं, बल्कि एक दुष्ट जादूगर तिमिरा है, जो इस पेड़ की जादुई शक्तियों को चुराकर पूरी दुनिया पर अंधेरा फैलाना चाहता है। अधूरा मिशन। दादाजी ने अपनी पुरानी आवाज में कहा, माया, तिमिरा ने मुझे इस पेड़ के घेरे में कैद कर दिया है। मैं बाहर नहीं जा सकता। उसे हराने के लिए तुम्हें 3 चीजें जोड़नी होंगी: झरने का नीला पत्थर, सच्चाई का पीला पत्थर और इस बरगद का एक अमर फल। लेकिन दादाजी, अमर फल तो पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर है। आर्य ने ऊपर देखते हुए कहा। चोटी बादलों को छू रही थी। तभी आसमान में जोर से बिजली कड़की। तिमिरा ने हार नहीं मानी थी। उसने जंगल के पक्षियों को अपने वश में कर लिया था। हजारों काले कौवे, जिनकी आंखें लाल थीं, सुनहरे बरगद पर हमला करने के लिए तैयार थे। नया मोड़। दादाजी ने माया को एक छोटी सी सुनहरी बांसुरी दी। इसे तब बजाना जब उम्मीद खोने लगो। लेकिन याद रहे, संगीत वही असर करेगा जो तुम्हारे दिल में होगा। अब माया और आर्यन के सामने 2 चुनौतियां थीं। एक तरफ पेड़ की ऊंचाई पर जाकर फल लाना और दूसरी तरफ तिमिरा की काली सेना से बरगद को बचाना। आकाश की चढ़ाई और काली सेना। सुनहरे बरगद के पास समय बहुत कम था। आसमान में काले कौवों का घेरा इतना घना हो गया था कि दिन में ही रात जैसा अंधेरा छा गया। दादाजी ने अपनी कमजोर शक्तियों से एक सुरक्षा कवच बनाया था, लेकिन तिमिरा का जादू उसे धीरे धीरे तोड़ रहा था। आर्यन का साहस। माया, तुम ऊपर जाओ, आर्यन ने हिम्मत जुटाकर कहा। उसके हाथ में वह पीला क्रिस्टल था जो उसे झरने से मिला था। मैं और मिट्ठू इन पक्षियों को नीचे ही उलझाए रखेंगे। तुम बस उस अमर फल को लेकर आओ। मिट्ठू ने चिल्लाकर कहा। लड़ेंगे, लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। माया ने एक बार अपने दादाजी की ओर देखा और फिर बरगद की विशाल टहनियों पर चढ़ना शुरू कर दिया। पेड़ की छाल मखमल जैसी नरम थी, लेकिन जैसे जैसे वह ऊपर जा रही थी, हवा तेज और ठंडी होती जा रही थी। बादलों के बीच संघर्ष। करीब 100 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद माया का दम फूलने लगा। तभी तिमिरा की काली छाया का एक हिस्सा धुएं की तरह ऊपर पहुंचा और माया का रास्ता रोकने लगा। छोटी लड़की, तुम एक पौधे की चोटी पर चढ़कर ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली जादूगर को नहीं हरा सकती। तिमिरा की आवाज बादलों में गूंजी। माया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने दादाजी की दी हुई सुनहरी बांसुरी निकाली। उसने उसे होठों से लगाया और एक मधुर धुन बजानी शुरू की। वह धुन वैसी ही थी जैसी उसकी माँ उसे बचपन में लोरी सुनाती थी। जैसे ही संगीत की लहरें हवा में तैरी, सुनहरे बरगद की टहनियां खुद ब खुद हिलने लगीं और उन्होंने माया के लिए एक सीढ़ी बना दी। तिमिरा का काला धुआं संगीत की उस सकारात्मक ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पाया और छिन्न भिन्न हो गया। नीचे का युद्ध। नीचे जमीन पर हजारों काले पक्षी सुरक्षा कवच पर प्रहार कर रहे थे। आर्यन ने अपना पीला क्रिस्टल ऊपर उठाया। सच्चाई की रोशनी, उसने चिल्लाकर कहा। क्रिस्टल से एक तेज पीली रोशनी निकली जो एक लेजर की तरह उन पक्षियों को दूर भगाने लगी। आर्यन को पहली बार अपनी असल शक्ति का एहसास हुआ। अब वह डरपोक लड़का नहीं था जो स्टोर रूम में काम रहा था। मिट्ठू हवा में उड़ कर पक्षियों की आंखों के सामने अपनी चमक से उन्हें अंधा कर रहा था। अमर फल की प्राप्ति। माया अब पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर थी। वहाँ एक अकेला चमकता हुआ फल लटका था जो किसी छोटे सूरज की तरह दिख रहा था। जैसे ही माया ने उसे तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, पेड़ ने उससे बात की। क्या तुम इस फल की शक्ति का सही उपयोग करोगी? पेड़ की आवाज गहरी और शांत थी। मैं इसे अपने लिए नहीं, इस दुनिया को अंधेरे से बचाने के लिए चाहती हूँ, माया ने पूरी ईमानदारी से कहा। फल टूटकर माया के हाथ में आ गया। उसकी गर्मी से माया के शरीर की सारी थकान गायब हो गई।
लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ। नीचे दादाजी का सुरक्षा कवच टूट गया था। तिमिरा अपनी पूरी शक्ति के साथ बरगद के नीचे प्रकट हो गया था। उसने दादाजी और आर्यन को काली बेड़ियों में जकड़ लिया था। अब फल नीचे ले आओ माया, वरना अपने दोस्तों को खोने के लिए तैयार हो जाओ। तिमिरा अट्टहास कर उठा।